वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के क्लास 11th का जो एग्जाम था आज का इंग्लिश का, वो हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने एग्जाम में बहुत अच्छा किया होगा। जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई थी, जो भी पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया गया था, आपने उसी पैटर्न के थ्रू आपने अपना पेपर सोल्व किया होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम एक पेपर सोल्व करवाएंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है क्लास 11th वाले बच्चों का। तो जितने भी बच्चे हमारे मॉर्निंग शिफ्ट के थे और आज पेपर दे के आए हैं, तो वो अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे आंसर टिक लगाए हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर होने चाहिए थे, और आप लोगों का क्या व्यूज था उस आंसर को लेकर किसी क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो आज हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मिड टर्म का पेपर यहाँ पे दिया गया है क्लास 11th का, जिसका कोड है इंग्लिश का 301, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 18 मार्क्स हमारा था इस पेपर में भी। तो आइए इस पेपर को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने आंसर किए हैं, किस तरीके के पॉइंट्स हमने मेंशन भी किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रीडिंग सेक्शन हमारा आता है रीडिंग स्किल का। तो यहाँ पे एक पैसेज की बात की गई थी, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि आप पैसेज का फर्स्ट पैरा पढ़ सकते हो, लास्ट पैरा पढ़ सकते हो, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपका पेपर अच्छा जाए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैसेज दिया गया है जो एआई इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के ऊपर ये पैसेज दिया गया था। आप सभी को पता है एआई जो टूल है वो बहुत ही डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। उसकी जो वैल्यू है डे बाय डे बहुत तेजी से एआई बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब एआई ऐसी चीज है जो मरे हुए को जिंदा करके दिखा देती है, सैड फोटो को हंसता हुआ दिखा देती है। तो ये पूरा पैसेज एआई के ऊपर ही डिपेंड है कि किस तरीके से एआई ने बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर में किस तरीके से अपने आप को फैलाया है, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज रहने वाला है एआई का, ठीक है। स्पार्क द हीटेड डिबेट अमंग टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, एथिक्स एंड पॉलिसी मेकर्स। वन ऑन हैंड एआई प्रॉमिस टू वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना था, आपको पैसेज को रीड आउट करना था। उसके बाद मैंने आपको बताया था थोड़ा सा आप ऊपर की स्टार्टिंग लाइन पढ़ लेना और थोड़ा सा आप लास्ट का थोड़ा सा इसका हिंट मिल जाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है एआई के बारे में, ठीक है। विच एआई होल्ड ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी फॉर द बेटर, ठीक है। ऑल्सो पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दैट मस्ट बी केयरफुली नेविगेटेड, द की टू हार्वेस्टिंग एआई's बेनिफिट्स वाइल, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट का पैरा था। मैं पूरा रीड नहीं करूंगा, मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट देके मैं उसके आंसर को सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्या कहा गया है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो, इन विच सेक्टर, ये हमने अभी ऑलरेडी ऊपर पढ़ा था, ऊपर दिया गया था, इन विच सेक्टर, कौन से क्षेत्र में एआई प्रॉमिस टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, मतलब कौन से क्षेत्र में एआई ने प्रॉमिस किया था कि उसमें चेंजेस की मतलब किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की, फाइनेंस की और कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, रिटेल, मार्केटिंग और स्पोर्ट्स की बात की गई है, और इंटरटेनमेंट, मीडिया एंड फैशन की बात की गई है। तो देखो, इंटरटेनमेंट का वर्ड कहीं भी नहीं था फर्स्ट पैरा में। पैरा की 2-3 लाइन ही हमने पढ़ी थी, तो हमें पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल गया था। यहाँ पे रिटेल मार्केटिंग की भी बात नहीं की गई थी और हमारा एग्रीकल्चर और फाइनेंस की भी बात नहीं की गई थी। यानी कि एआई जो है वो कौन से क्षेत्र में मतलब उसने वादा किया था कि वो चेंजेस करेगा। तो हमारा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यानी कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में एआई हमारा मतलब चेंजेस लाने के लिए उसने हमसे ये वादा किया है, ठीक है। एआई प्रॉमिस करता है ऑप्शन नंबर ए के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर हम पैरा को फिर से रीड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये लाइन दी गई है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप देखोगे, एआई प्रॉमिस टू रिवोल्यूशनाइज वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, यहाँ पे दिया गया एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ये वाली लाइन हूबहू मिलती है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्या कहता है, ये फर्स्ट हो चुका है, फर्स्ट में आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये वाला। सेकंड है हमारा, इन व्हाट फील्ड डू द सपोर्टर्स ऑफ एआई बिलीव दैट एआई कैन हेल्प, ठीक है। मतलब एआई के सपोर्टर्स जो होते हैं, यानी कि एआई को मानने वाले लोग, वो क्या कहते हैं, मतलब वो उनका ये क्वेश्चन बता रहा है कि जो एआई सपोर्टर्स होते हैं, जो एआई में विश्वास करते हैं, वो क्या बताते हैं कि एआई किस में हेल्प कर सकता है, ठीक है।
तो ये हमें बताना है। तो क्या वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है, क्या वो एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और एक्सेसिबिलिटी पे हेल्प कर सकता है, या फिर वो आर्टिस्ट एक्सप्रेशंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी पे हेल्प कर सकता है, ठीक है, क्या वो इन क्षेत्रों में हेल्प कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है, या फिर वो सोशल इंटरेक्शन कर सकता है या कम्युनिटी बिल्डिंग में मदद कर सकता है। तो मतलब ऐसे कौन से क्षेत्र है, यानी कि एआई को विश्वास करने वाले जो लोग एआई में विश्वास करते हैं वो बता रहे हैं कि क्या एआई इन इन चारों क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र पर हेल्प कर सकता है, ठीक है, फील्ड की बात की गई थी, कौन से ऐसा क्षेत्र है कि उस पे एआई जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में हमारा जो एआई है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम पैसेज में ढूंढ लेते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। ठीक है, उसके लिए पैसेज हमें देखना पड़ेगा एक बार फिर से। तो मेरे हिसाब से तो वो आंसर होगा, और आप लोगों ने क्या टिक किया है आप एक बार अपने कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही मुझे ऐसा लगा कि जो एआई है, मतलब एआई को मानने वाले ऐसे लोग वो पूछ रहे हैं कि एआई कौन से क्षेत्र में हेल्प कर सकता है। तो क्रिएटिविटी में तो ये बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ और एक्सेसिबिलिटी के साथ वो हेल्प कर सकता है, इस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से तो ये है, और आप लोगों ने क्या लगाया है तो आप अपना कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हाउ कैन एआई एल्गोरिदम बेनिफिट्स द हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। तो हेल्थ केयर का जो सेक्टर होता है, ठीक है, चिकित्सा का जो क्षेत्र है उसमें जो हमारा एआई है, ठीक है, वो किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस तरीके से एआई वहां पे एक बहुत अच्छा काम, एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्रिएटिव न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या एआई मेडिकल के नए ट्रीटमेंट बना सकता है, ठीक है, पहला पॉइंट ये बता रहा है। बाय हेल्पिंग डॉक्टर्स एनालाइज मेडिकल केसेस, क्या एआई हमारा डॉक्टरों को हेल्प कर सकता है कोई भी मेडिकल केस के अंदर, क्या वो मदद कर सकता है, या फिर बाय रिप्लेसिंग ऑल मेडिकल स्टाफ विद रोबोट्स, या एआई हमारा, जैसे अभी तो डॉक्टर लोग काम करते हैं, तो क्या एआई अगर रोबोट आ जाता है तो जो हम ओरिजिनल डॉक्टर है उनको हटा के क्या रोबोट से, मतलब जो जितने पेशेंट्स होंगे वो लोग, मरीज जो होंगे वो उनसे थोड़ी ट्रीटमेंट कराएंगे, ठीक है। या प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट टू पेशेंट्स, ठीक है, मान लो कोई हमारा मरीज है वो बीमार है, उसको किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो क्या एआई उसको सामने इंटरटेनमेंट का कोई काम करेगा। तो ये हमारा तो ऑप्शन वैसे ही कट जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसा इंटरटेनमेंट काम एआई नहीं कर सकता है किसी भी पेशेंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद बाय रिप्लेसिंग ऑल मेडिकल स्टाफ, अगर हम मेडिकल स्टाफ को ही रिप्लेस कर देंगे, देखो एआई जो है एक रोबोट है और रोबोट का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। सपोज वो कोई ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन के दौरान सपोज उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो इसमें तो भाई पेशेंट की जान चली जाएगी, तो हमारा सी ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, मतलब हम मेडिकल स्टाफ को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बाय क्रिएटिंग न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या हम नए मेडिकल ट्रीटमेंट बना सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन लगता है। और एक ऑप्शन लगता है बाय हेल्पिंग डॉक्टर्स एनालाइज, ठीक है, मतलब मेडिकल जो केसेस होते हैं एआई क्या कर सकता है, डॉक्टर की मदद कर सकता है। सपोज डॉक्टर कोई इलाज कर रहे हैं और वहां पे वो थोड़ा सा अटक रहे हैं, तो एआई का यहाँ पे काम होगा, वो उसको थोड़ा मदद कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाय हेल्पिंग डॉक्टर्स एनालाइज द मेडिकल केसेस, ठीक है। तो आपने क्या लगाया आप कमेंट में बताओ, ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है इसका आंसर तो बी ही जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम पावर्ड बाय एआई इन एजुकेशन, ठीक है। देखो चिकित्सा की बात हो गई है, अब थोड़ी सी बात यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की कर दी गई है कि किस तरीके से, मतलब पर्सनली एआई एजुकेशन के सिस्टम में किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस तरीके से मतलब लाभदायक है वो, ठीक है। दे कैन एलिमिनेट द नीड फॉर टीचर्स, ठीक है, मतलब वो चीजों को एलिमिनेट कर देगा जिस चीज को टीचर की नीड है, क्या ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। दे कैन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू स्टूडेंट, क्या एआई स्टूडेंट्स को स्कूलों में एंटरटेनमेंट कराएगा या उनको पढ़ाई कराएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी हमारा नहीं आता है। दे कैन इंप्रूव एजुकेशनल कंटेंट टू हेल्प स्टूडेंट्स, और दे कैन मेक ऑल स्टूडेंट अचीव द सेम ग्रेड, क्या एआई ये चाहेगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट है वो सारे सेम ग्रेड से अचीव हो, ठीक है, सबको सेम ग्रेड मिले, क्या इस तरीके से एआई चाहेगा, तो ये भी हमारा बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। और एलिमिनेट द नीड ऑफ टीचर, सपोज ये भी हमारा आंसर कट जाता है, ठीक है, वो एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी चीज को, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, दे कैन इंप्रूव एजुकेशनल कंटेंट टू हेल्प स्टूडेंट, ठीक है। एआई क्या कर सकता है, हमारे पास जो भी एजुकेशनल
कंटेंट है। सपोज करो हम किसी भी थ्योरी को सोल्व कर रहे हैं, तो उस थ्योरी को सोल्व करने में एआई हमें मदद कर सकता है, कोई एग्जांपल बता के, किसी चीज के टूल्स की हेल्प से। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा विच इंडस्ट्री, देखो विच इंडस्ट्री आर पर्टिकुलरली एट रिस्क ऑफ जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एआई ऑटोमेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें उस इंडस्ट्री के बारे में बताना है। यहाँ पे 1 नंबर का है तो आपको ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है, जो मतलब जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं वो रिस्क पर है, ठीक है, एआई के ऑटोमेशन के कारण। तो यहाँ पे वो चीजें आपको बतानी थी। उसके बाद है व्हाट इज क्रिटिकल इशू कंसर्निंग द ऑटोमो, हाँ, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एआई सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्रिटिकल केस, क्रिटिकल इशू है, ठीक है, जो क्या करता है, एआई सिस्टम के अकाउंटेबिलिटी को कंसर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको बताना है। यहाँ पे आपको 2 सेक्टर की बात बतानी है, 2 ऐसे क्षेत्र बताने हैं। व्हाट आर 2 सेक्टर्स दैट प्रोमिनेंट्स बिलीव एआई कैन रिवोल्यूशन एंड हाउ। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से 2 सेक्टर है जिसमें एआई जो है क्या कर सकता है, बहुत अच्छा, मतलब उसमें रिवैल्यूएशन ला सकता है। ठीक है, उसमें क्रांति ला सकता है। इसका अर्थ होता है क्रांतिकारी, मतलब क्रांतिकारी मोड़ ला सकता है। तो आपको वो चीजें यहाँ पे बतानी है। उसके बाद हाउ कैन वी मैक्सिमाइज एआई बेनिफिट्स, हम एआई के बेनिफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं 2 नंबर में। तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पैसेज की तरफ। तो सेकंड पैसेज जो है ओवरऑल हमारा हेल्थ के ऊपर है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज अ नोटिसेबल शिफ्ट इन पब्लिक अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस। तो हेल्थ और फिटनेस के ऊपर हमारा ये पैसेज दिया गया था। दिस ट्रेंड इज सीन अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप्स। एज ग्रुप्स की यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है। ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्थी लाइफस्टाइल। तो ऐसे ऐसे पॉइंट अगर आपने हाईलाइट किए होंगे, इस तरीके से अगर आपने पैसेज को सोल्व किया होगा, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा पैसेज को हम रीड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा रीड करके पॉइंट्स को सोल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि इधर यहाँ पे एक टेबल दी गई है, आपको टेबल को बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि टेबल से भी क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज ग्रुप्स की बात की गई है और यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज एक्सरसाइज इन रेगुलरली। ऐसे मतलब ये उन परसेंटेज है, मतलब ऐसे लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, प्रेफर्ड एक्सरसाइज टाइप। ठीक है, और वो लोग ऐसे, मतलब ये कुछ एक्सरसाइज के टाइप है जो, मतलब जो लोग रेगुलर अपनी दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में फॉलो अप करते हैं। जैसे 18 से 25 वाले लोग क्या करते हैं, 70% एक्सरसाइज डेली करते हैं, और उसमें 70% में वो डेली क्या कर सकते हैं, तो वो जिम की एक्सरसाइज को डेली कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 26 से 30 वाले हैं जो 65% रोज कर रहे हैं। ठीक है, वो रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे तरीकों से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपको टेबल को बहुत अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करना था, आपको टेबल को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना था, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सेकंड, तो व्हाट इज द प्रेफर्ड एक्सरसाइज टाइप फॉर द 26 और 35 एज ग्रुप। 26 से 35 वाले एज ग्रुप के लिए कौन सी एक्सरसाइज प्रेफर की गई थी, मतलब 26 से लेकर 35 साल के जितने भी लोग हैं उनको लिए कौन सी एक्सरसाइज बताई गई है। तो आपको मैंने कहा था आपको टेबल देखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 26 से 35 में हमारा बताया गया है रनिंग। ठीक है, तो यानी कि आपको आंसर में क्या लिखना था, आपको आंसर में लिखना था रनिंग यहाँ पे। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, आप यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए रनिंग लिख के आगे भी बढ़ सकते हो। विच एज ग्रुप स्पेंड्स द मोस्ट टाइम एक्सरसाइजिंग वीकली एंड हाउ मेनी आवर्स डू दे स्पेंड। मतलब ऐसे कौन सा एज ग्रुप है जो क्या करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है वीकली का। ठीक है, वीकली वर्ड यहाँ पे दिया गया, तो आपको वीकली ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वीकली, और वो कितने घंटे मतलब स्पेंड करते हैं उस चीज पे। मतलब मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मैं कितने घंटे उस चीज को दे रहा हूं, तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी। उसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ 56 टू 65 एज ग्रुप एक्सरसाइज रेगुलरली। 56 से लेकर 65 के जो एज के ग्रुप के जो लोग हैं, मतलब वो एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, तो उनका परसेंटेज क्या है, तो हमें परसेंटेज बताना था। यहाँ पे आप टेबल को फिर देखोगे तो टेबल में देख के आप परसेंटेज बता सकते हो, 45% था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख लेना था, आपको भी यहाँ पे 45 ही लिखना था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 45%। इसका आंसर हो जाएगा आपका रनिंग, और इसका आंसर आपको पैसेज में से देख के मैंने आपको बता दिया कैसे हो सकता है, तो आप वो कर लेना। उसके बाद है डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द वीकली एक्सरसाइज टाइम एज एज इंक्रीज। ठीक है, व्हाई माइट ओल्डर एज ग्रुप्स प्रेफर लेस इंटेंस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी आपको
फाइंड आउट करके ही लिखना था। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, यहाँ पे हमसे कुछ एमसीक्यू पूछे गए हैं, एग्जामिनर हमसे एमसीक्यू भी चाहता है कि हम एमसीक्यू का भी आंसर करें। तो इन विच एज ग्रुप्स लेस देन 50% ऑफ पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली, कौन से एज ग्रुप के लोग हैं जो 50% ऐसे कौन से लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको टेबल की ओर जाना है, टेबल फिर से उठानी है और टेबल में देखना है ऐसे कौन से लोग हैं जो 50% डेली कर रहे हैं। तो ये आप देखोगे 46 से लेकर 55 के, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 46 से लेकर 45 एज ग्रुप वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है हमारा, विच वर्ड इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू क्रेडिटेड टू, ठीक है। तो ये जो वर्ड है क्रेडिटेड, मतलब किसी को हम क्रेडिट देते हैं किसी चीज का, तो ये किससे क्लोज करता है, मतलब पैसेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो पैसेज के कौन से वर्ड से जो ये वर्ड है क्रेडिट वाला वर्ड है वो मैच करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनकरेज, ठीक है। हम एनकरेज करते हैं, हम किसी को क्रेडिट देते हैं और उसका जो साहस होता है वो इंक्रीज होता है, हम उसको एनकरेज करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, विच एज ग्रुप व्हेन कंबाइंड टुगेदर बिकम द मोस्ट रेगुलर एक्सरसाइज ग्रुप, मतलब ऐसे कौन से एज ग्रुप है अगर हम उसको कंबाइन करते हैं तो आ जाएगा हमारा रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे इधर पैसेज की ओर, तो हमें इस पैसेज में ये देखना है कि ऐसे कौन से ग्रुप है कि हम उसको कंबाइन करें तो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना था। अब दिया गया हमारा नोट मेकिंग का एक क्वेश्चन, सेम पैसेज होता है हमारा, मेंटल हेल्थ इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ आवर ओवरऑल वेल बीइंग येट इट ऑफन रिमेन्स इन द शेडोज ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो ये हमारा नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट था। नोट मेकिंग में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है, हेडिंग बनाने के बाद उसके सब हेडिंग बनाओगे, फिर उसके पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है। उसके बाद एब्रीवेशन आप बनाओगे बॉक्स बना के, फिर आप उसकी समरी के लिए फिर से हेडिंग का टॉपिक आप समरी के ऊपर लिखोगे। इस तरीके से हमें करना था। तो मैं विश्वास करता हूं आप सभी ने अच्छे से कर दिया होगा इसको। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ग्रामर का टॉपिक, ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का, जो कि 7 नंबर में पहले हमसे ग्रामर पूछी गई है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द किड्स डैश कीप जंपिंग द होल डे, मतलब तो इसका आंसर में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हु लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, विच लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, दैट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो हमें बताना है कि द किड्स डैश कीप जंपिंग द होल डे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द किड्स हु लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो यहां पे आपको करना है हु ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। उसके बाद आई नो डैश, ठीक है, आई नो विच ट्रुथ आर यू हाइडिंग, मैं जानता हूं तुम कौन सा सच छुपा रहे हो, या आई नो दैट यू आर हाइडिंग अ ट्रुथ, मैं जानता हूं कि तुम सच छुपा रहे हो, या होगा आई नो ही इज हिडिंग अ ट्रुथ, मैं जानता हूं वो सच छुपा रहा है। तीनों की मीनिंग इस तरीके से थी। तो आपको बताना है आई नो कौन सा, इन तीनों में से देखो तीनों सच छुपा रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से मैच करता है, जो इस वर्ड को परफेक्ट सेंटेंस बनाता है। तो आपको बताना है आई नो दैट यू आर हाइडिंग अ ट्रुथ, ये हो जाएगा आई नो दैट यू आर हाइडिंग अ ट्रुथ। क्लियर है सभी को? फर्स्ट में भी यही चीज करनी थी, तीनों का मतलब मीनिंग सेम था, लेकिन हमें बताना था कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो परफेक्टली मैच करता है। उसके बाद है इट डैश सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इट हैज रेन्ड होगा, या इट हैज बीन रेनिंग होगा, या इज रेनिंग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इट हैज बीन रेनिंग, इसका आंसर हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। 3 नंबर के थे, तीनों मार्क्स आपको बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। एक और रह गया हमारा, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन में पहुंचा तो द ट्रेन डैश ऑलरेडी, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी। तो कौन सा वर्ड आपको यहाँ पे लगाना है, तो लीव आएगा, या हेड लेफ्ट, या वॉज लीव। तो यहाँ पे हमारा हेड लेफ्ट इसका करेक्ट रहेगा। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी, ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, चीजों को रीअरेंज करना है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबको नंबरिंग भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको 1 नंबर दे दिया, ठीक है, या मैंने इसको फिर यहाँ पे 2 नंबर दे दिया है, ये 3 हो गया, 4 5 6 7।
मतलब 1 से लेकर 7 तक आप नंबरिंग कर दो, अब आप उसको सोल्व करना शुरू करो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, अभी आप देखोगे तो पहले आप इसको रीड करो। पहले 4 दिया गया है, फिर स्लैश करके मैन स्लैश हैज बीन स्लैश ईयर्स एक्सप्लोटिंग द अर्थ काउंटलेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। देखो नंबरिंग कर देते हैं पहले, थोड़ा गलत हो गया। 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आंसर हम करेंगे, पहले हम 4 से शुरू करेंगे। 4 काउंटलेस ठीक है। रुको इसको अच्छे से मैं लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग दे देनी है। सारे क्वेश्चन जिसमें भी है सब में आपको 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, आप दोनों पे नंबरिंग कर सकते हो, ताकि नंबरिंग के बाद जब आप सोल्व करने बैठो तो बहुत इजीली आप उसको सोल्व कर दो, ठीक है। तो पहला हमारा है, फॉर मैन हैज बीन ईयर्स एक्सप्लोटिंग द अर्थ काउंटलेस। तो ये हो सकता है हमारा, फॉर काउंटलेस मैन हैज बीन एक्सप्लोटिंग द अर्थ ईयर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो सकता है इसमें। और दूसरा है, वेरियस लेसन्स टीच नेचर्स टू मैनकाइंड। तो इसमें हो सकता है हमारा नेचर टीच वेरियस लेसन्स टू मैनकाइंड, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो, इसको कैसे कर सकते हो, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा हमारा नेचर, ठीक है। नेचर के बाद हो जाएगा नेचर टीच, 4 के बाद 3, फिर आ जाएगा हमारा 1, फिर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद आ जाएगा हमारा 5, देन हमारा 6, ठीक है। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑर्डर होगा इसको करेक्ट करने का, कि हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, नेचर आ जाएगा सबसे पहले हमारा, नेचर टीच, ठीक है, वेरियस लेसन्स टू मैनकाइंड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ऊपर वाले का आ जाएगा आपको, फॉर काउंटलेस ईयर्स मैन हैज बीन एक्सप्लोटिंग द अर्थ, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। इसमें आ जाएगा हमारा सबसे पहले ये हो जाएगा, फॉर काउंटलेस ईयर्स मैन हैज बीन एक्सप्लोटिंग द अर्थ, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व इसको कर सकते हो। अगला है हमारा, इसमें क्या करना है, करेक्ट द चूज ऑप्शन। तो द टीचर, एक काम करता हूं मैं ऊपर आंसर लिख देता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 4 ठीक है। फर्स्ट का ये हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा हमारा ठीक है। तो स्पेलिंग आपको अगर समझ में आ रही है तो आप मिला लेना। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। हमने फर्स्ट वाले को रीअरेंज कर दिया है, फिर हमने सेकंड वाले को रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। आप नंबरिंग से भी कर सकते हो, आप सबके नंबरिंग दे दो, नंबरिंग के बाद सोल्व करा दो, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लेना। इसमें द टीचर सेड टू अजय, द टीचर सेड टू अजय यू विल डू द होल वर्क टुडे इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, द टीचर सेड टू अजय दैट ही विल डू द होल वर्क टुडे, नहीं, द टीचर टोल्ड अजय दैट ही विल डू द होल वर्क टुडे इटसेल्फ। ये हमारा करेक्ट लग रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमने क्या करा है, ये हमारा एक्टिव पैसिव होता है, इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक होता है जिसमें आपको सेंटेंसेस को चेंज करना पड़ता है। जो भी हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा उसको हमें पैसिव में बदलना होता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे द मदर सेड टू हर डॉटर यू आर अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, ठीक है। मतलब मदर ने क्या करा, अपनी डॉटर को कहा कि तुम बहुत एक ब्राइट चाइल्ड हो, ये हमारा था।
तो अब इसको हमें चेंज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा द मदर सेड टू हर डॉटर यू आर अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। द मदर टोल्ड हर डॉटर, नहीं, ठीक है। द मदर सेड टू हर डॉटर, ये भी नहीं। द मदर सेड टू हर डॉटर दैट शी इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें हमारा डी हो जाएगा, ऊपर वाले में हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इसमें डी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिन बच्चों ने ऊपर वाले में बी ऑप्शन को टिक किया था वो भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं। तो राइटिंग स्किल्स में जैसा कि आपको पता है हमारा एडवर्टीजमेंट का टॉपिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है द इंडियन इंटरनेशनल स्कूल नीड्स एन एफिशिएंट रिसेप्शनिस्ट टू हैंडल द फ्रंट डेस्क एट देयर स्कूल, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द सिचुएशन वैकेंट का दिया गया है कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो सिचुएशन वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, तो एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट की जो पोस्ट होती है वो खाली है, उसके ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ पे बनाना था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने इसको मतलब बहुत अच्छे से कर दिया होगा। आप इसमें कैसे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, तो आप इसमें डाल सकते हो कि द कैंडिडेट मस्ट बी नो द इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, और जो भी चीजें आपको मेंशन करनी है आप उसको कर सकते हो। उसके बाद है हमारा और में दिया गया है सेम अलग क्वेश्चन है, होटल सिटी पार्क पीतमपुरा रिक्वायर्स अ मैनेजर फॉर द होटल ड्राफ्ट अ सुटेबल advertisement in about 50 words to be published in the classified column of a national newspaper giving all the necessary details और qualification and experience required, ठीक है। तो ये भी हमारा एडवर्टीजमेंट का टॉपिक था। तो जिन बच्चों ने एडवर्टीजमेंट की वीडियो को देखा होगा उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमसे पूछा गया है यू आर अ फिटनेस ट्रेनर इन अ कॉलेज, तो मैं कॉलेज में एक फिटनेस ट्रेनर हो, डिजाइन अ पोस्टर, हमें यहाँ पे पोस्टर को डिजाइन करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे पोस्टर बनाना है 50 वर्ड्स में, टू बी पुट अप ऑन द कॉलेज नोटिस बोर्ड, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, हमें यहाँ पे योगा के बारे में और फिजिकल और मेंटल जो फिटनेस होती है हमें उसके पॉइंट्स बताने हैं। तो यहाँ पे आप योगा की पिक्चर भी बना सकते थे, ठीक है, और पॉइंट सारे मेंशन कर सकते थे, तो बहुत इजी से आप 3 मार्क्स ला सकते थे। इन समर्स देयर इज एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्राफ्ट अ पोस्टर अवेकिंग पीपल टुवर्ड्स द सेंसिटिव इशू, ठीक है। मतलब क्या होता है, हम लोग गर्मियों में हमें पानी की जो होती है ना मंदी आ जाती है, बहुत दिक्कत आ जाती है, पानी हमें मिलता नहीं है ठीक से, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको बताना है कि उसके ऊपर आपको एक पोस्टर यहाँ पे अवेयरनेस के लिए लोगों को बताना है, ठीक है। इसमें आप ये चीज कर सकते थे। आगे आते हैं हम, स्पीच की बात की गई है। स्पीच में क्या दिया गया है, बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग टू बी डिलीवर्ड बाय यू इन द मॉर्निंग असेंबली टू ऑफ योर स्कूल, यू आर मानव और मानवी, हेड गर्ल और हेड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना था, यहाँ पे मानव का नाम दिया गया है तो बच्चों ने मानव का ही नाम लिखा होगा, और अगर लड़कियों का पेपर था तो लड़की ने मानवी का ही नाम लिखा था। सपोज अपना नाम आपको नहीं लिखना था। मैंने आपको स्पीच में भी बताया था कि कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में जो नेम होगा आपको उसी का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक हो जाता है बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, यहाँ पे बाय, मानवी, बाय जो भी था, उसके बाद आपको इसके पॉइंट्स मेंशन करने थे। सेकंड है, यू आर राजेश कुमार, अ सोशल वर्कर, यू रीड एन आर्टिकल इन द हिंदू द हेल्थ केयर फॉर इंडियन चिल्ड्रन, यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है आप लोगों के एग्जाम में, सॉरी स्पीच ही है ये भी, राइट अ स्पीच इन अबाउट 120-50 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर टू बी डिलीवर्ड इन मॉर्निंग असेंबली टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो जाता, ठीक है। और राजेश मतलब राजेश कुमार के द्वारा लिखा गया है तो आपको राजेश कुमार का नाम लिखना था, ठीक है। ये हमारा 5 मार्क्स का बहुत अच्छा टॉपिक था जो कि हमसे पूछा गया था। उसके बाद हमसे डिबेट दिया गया है, देयर इज अ डिबेट कंपटीशन इन योर स्कूल ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया इज डूइंग मोर हार्म देन गुड टू सोसाइटी, सोशल मतलब जो सोशल मीडिया है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ये हमारा टॉपिक था। राइट अ डिबेट इन फेवर और अगेंस्ट द टॉपिक यूजिंग सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स दैट द गिवन डाटा, ये हमारे पास डाटा, मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर आपको डिबेट में कुछ हेल्प देगा, वो आपको कुछ पॉइंट्स की हेल्प करेगा, आपको बस उसको करना है। यहाँ पे हमसे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे पॉजिटिव में ये पॉइंट्स, नेगेटिव में ये पॉइंट्स, तो इसको तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर दिया होगा मुझे विश्वास है, क्योंकि अगर मैं इसको टेबल को देखूं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपने आप में 120 वर्ड्स कोई भी बच्चा आराम से इजीली बना देता, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सबने किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, ग्रीनवे इंटरनेशनल स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन क्लासेस शुड बी कंपल्सरी, ये देखो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की बात की गई है और यहाँ बताया गया है कि फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस कंपल्सरी कर दी गई है स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको इसके ऊपर एक डिबेट बताना था,
ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है सभी बच्चों ने बहुत इजीली कर दिया होगा। देखो इसमें तो पॉइंट्स नहीं है कुछ ज्यादा बताने को, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने फर्स्ट वाला ही किया होगा, डिबेट वाला, ठीक है। चलो सेक्शन सी आते हैं हम, लिटरेचर और टेक्स्ट बुक पे। तो लिटरेचर के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ओवरऑल 31 मतलब 31 मार्क्स हमें देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे पहले पैसेज पूछा गया था, तो मुझे लगता है सभी बच्चों ने पैसेज को बहुत अच्छे से कर दिया होगा, ठीक है। हम बात करते हैं सीधा अब क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये माइम उसमें से दिया गया है आपका, ठीक है, ग्रैंड मदर वाले उसमें से। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस एम्पावर्ड इन लाइक एवरीवन्स। देखो लाइक जो ये होता है ना, मेटाफोर और सिमिली की बात करो तो इसको हम अलंकार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको हम अलंकार कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको फिगर ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। तो जो मेटाफोर और सिमिली क्या होता है, जब हम मतलब लाइक और एज का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो उसके लिए हम सिमिली यूज करते हैं। तो इसका तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत इजी था, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा सिमिली और मेटाफोर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सिनोनियम पूछा गया है प्रिटी का, तो प्रिटी के लिए सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पे अट्रैक्टिव, ठीक है ना। जो लोग प्रिटी होते हैं वो अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबने पैसेज को सोल्व कर ही दिया होगा, मैं क्वेश्चन आंसर की बात कर लेता हूँ, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन मुझे ये एक लगता है पैसेज वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अंकल खुसरव के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर एक रील भी थी, ठीक है, जिसमें अंकल खुसरव की बहुत सारी क्वालिटीज को हमने डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको देख ले, ताकि इनके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब किया गया है इनको, कैसे डिस्क्राइब किया, इरिटेटेड और शाउटेड डिस्क्राइब किया गया, किस तरीके के ये इनका कैसा बिहेवियर था, हॉट टेम्पर्ड थे, इरिटेबल थे, इंपेशेंट थे, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऑल ऑफ द अबव कर दो, ये बहुत सारी क्वालिटी इनके अंदर थी, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा शाउटिंग बाय देम, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। हाउ डिड अंकल खुसरव स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, मतलब ये कैसे रोकते थे किसी को खुद से बात करने में, तो चिल्ला देते थे उनके ऊपर, ये आप कर दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात की गई है, तो क्वेश्चन आंसर में हमारा यहाँ पे दिया गया है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन। हमें कोई 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला है व्हाट मूवमेंट डज द फोटोग्राफ डिपाइज, ठीक है, कौन सा मूवमेंट था जो फोटोग्राफ में डिफाइट किया गया था। तो उसमें आपको बताया गया था, मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी, कि जो हमारी नरेटर होती है अपनी मदर के साथ, और उसकी जो कजन होती है, ठीक है, दोनों साइड में होते हैं, उसकी मदर बीच में होती है, और वो लोग बीच पे होते हैं, और जैसी फोटो खींचते हैं उनके बाल, मतलब हवा भी चल रही होती है, तो बाल सबके उड़ रहे थे, लेकिन उनको बालों की चिंता नहीं होती है, वो लोग अपना मतलब बिल्कुल फोटो खिंचवाने में मगन थे। तो आप ये सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोर्ट्स इन द लेबनान टॉप, यानी कि लेबनान टॉप से यहाँ पे हमसे एक, ये हमारी पोएम है, पोएम में से एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से कर दिया होगा। लेबनान टॉप के बारे में आपको पता होगा, एक पेड़ था जिसके ऊपर क्या, तो जो एक फिट्जगेराल्ड करके हमारी वो थी, क्या नाम है, एक चिड़िया है बहुत अच्छी सी, ठीक है, गोल्डन फिंच करके, वो आती थी, जिसका मतलब इसके पत्ते भी येलो होते थे, उसके पंख भी येलो थे। तो इस तरीके के पॉइंट्स इसमें आप मेंशन कर सकते हो। अगला है व्हाट एफर्ट्स आर वर मेड टू फेस द रफ वेदर, ठीक है, मतलब रफ वेदर के लिए कौन से एफर्ट्स उन्होंने किए थे। ये हमारा चैप्टर है, वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। मतलब आपको ध्यान में होगा, जैसे ही वेदर चेंज हुआ था, तो सारे लोग क्या कर रहे थे, मतलब बोट को सेव करने में लग गए थे, और अपनी लाइफ बचाने में मतलब बिजी हो गए थे। तो आपको बताना है कि उन्होंने कौन कौन से एफर्ट्स किए थे, ठीक है। जैसे कि वहां पे उनके साथ उनके बच्चे भी थे, तो बच्चों ने भी उनकी बहुत मदद करी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते थे इसमें। नेक्स्ट है हमारा, इन 1968 व्हाट स्टार्लिंग फैक्ट अबाउट किंग टट वाज रिवील्ड बाय अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद है हमारा, देखो इसमें से आपको कोई एक ही करना था, ठीक है ना, कोई एक आंसर करना है, आपको सारे नहीं करने थे। इसमें हमें एनीवन, इसमें भी हमें एक करना है। हाउ डिड मिसेस फिट्जगेराल्ड टीच डोरिस अ लेसन इन गुड बिहेवियर, ठीक है, मतलब फिट्जगेराल्ड ने डोरिस को कौन सा एक गुड बिहेवियर का लेसन दिया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है।
व्हाट डू वी नो अबाउट जॉन बायरो, कौन थे जॉन बायरो, कौन थे, मतलब ये हमारा राइडिंग हॉर्स वाले चैप्टर में से है, ठीक है। जॉन बायरो कौन थे, जॉन बायरो के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बतानी थी, ठीक है। कैसा बिहेवियर था उनका, ठीक है, कौन थे एक्चुअली में, स्टोरी के अंदर क्या रोल था इनका, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डोरिस को कौन से अच्छे बिहेवियर्स को दिखाया गया था, वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। देन हमारा एक आता है इसमें हमें 1 क्वेश्चन बताने हैं 126 नंबर के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। द ग्रैंड मदर हैड country views about education in village and city, which philosophy of education do you agree, give reason to explain your choice in about, ये आपको बताना था आपके जो आपकी थिंकिंग है कि आपको स्टोरी के बाद आपको कैसी आपकी थिंकिंग लगी, आपको क्या लगता है कि जो ग्रैंड मदर थी उसके कैसे व्यूज थे शिक्षा को लेकर गांव में और शहर में, मतलब हमारी ग्रैंड मदर क्या सोचती थी कि गांव की शिक्षा कैसी होगी, शहर की शिक्षा कैसी होगी, तो क्या व्यूज थे, तो आपको अपने मन के हिसाब से बताना था। तो इसको आप ऐसे कर सकते थे, द लेबोरेंट एंड द गोल्ड फिंच, मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया गोल्ड फिंच के बारे में। इन द पोएम द लेबोरेंट ऑफ डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर हैप्पी सर्वाइवल, मतलब जो हमारी गोल्ड फिंच थी, मतलब ये बर्ड थी, और जो हमारा लेबोरेंट ट्री है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है। तो जैसे कि आप सभी को पता था, जब भी गोल्ड फिंच उस पेड़ पर आती थी तो पेड़ के जो पत्ते हैं हिलना शुरू कर देते थे, एक अलग सी एनर्जी पेड़ में आ जाती थी, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स आप इसमें रख सकते हो। डू यू एग्री, ऑफ कोर्स वी आर एग्री, ठीक है। राइट योर व्यूज गिविंग रीजन, ठीक है, इस पे भी आपको बताना था। उसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन आता है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ 2 इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। Was Mrs. Fitzgerald able to get Mrs. Pearson her self-respect? What would you have done to help Mrs. Pearson? Express your thoughts in about 120 to 150 words, ठीक है। तो मदर्स डे से हमसे ये पूछा गया, जिसमें मैंने आपको स्टोरी बताया भी था कि इन दोनों ने आपस में क्या कर रहे थे, अपने सोल को चेंज कर लिया था। मतलब मिसेस फिट्जगेराल्ड की जो आत्मा थी वो मिसेस पियर्सन में आ गई थी, मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिट्जगेराल्ड में आ गई थी, दोनों का बिहेवियर चेंज हो गया था। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि आपके क्या थॉट्स हैं, ठीक है। क्या जब दोनों ने आपस में चेंज किया खुद को, तो किस तरीके का जो बिहेवियर था, ठीक है, किस तरीके का सेल्फ रिस्पेक्ट था जो मिसेस पियर्सन ने, क्या वो मिसेस पियर्सन उस सेल्फ रिस्पेक्ट को गेट कर पाई थी या नहीं, ये चीजें आपको बतानी है। व्हाई डिड द गर्ल गो बैक टू द हाउस ऑफ मार्कनी स्ट्रीट इन द चैप्टर द एड्रेस, मतलब जो हमारी नरेटर थी वो वापस मार्कनी स्ट्रीट में क्यों गई थी, ठीक है, हमें ये बताना है। व्हाई डिड शी डिसाइड नॉट टू गेट हर मदर्स थिंग्स बैक, और जाने के बाद उसने ये क्यों सोचा कि अब मुझे मेरी माँ की कोई भी चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन शी डिसाइड सो, और आपको क्या लगता है, ठीक है। सपोज करो आपकी कोई कीमती चीज किसी के पास रखी हुई है, आप उसे लेने जाओगे, लेकिन जब आप उस पर्सन के घर पे जाओगे और देखोगे कि मेरी चीजों का इतने गलत तरीके से यूज हो रहा है, तो क्या आपका मन करेगा उस चीज को वापस लेने का, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमें बताना था, हमें अपने शब्दों में बताना था कि जो हमारी नरेटर थी वो मतलब मार्कोनी स्ट्रीट क्यों गई, पहले तो आपको ये बताना था। वो इसलिए गई थी ताकि जो उसकी माँ की चीजें हैं वो उसको वापस से ले सके, ठीक है। लेकिन जब वो वहां जाती है और वो देखती है कि उसकी चीजों का मतलब बहुत ही मिसयूज हो रहा है, तो वो डिसाइड करती है कि वो दोबारा नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया शी डिसाइडेड नॉट टू गो, वो यहाँ पे दोबारा नहीं आएगी और अपनी मदर की कोई सी भी चीज वो नहीं लेगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको बतानी थी। तो यहाँ पे जो था हमारा पेपर खत्म हो जाता है। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आपको सारी चीजों के बारे में वर्ड टू वर्ड बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग अपने इस वीडियो को देखिए और मैच करिए कि आपके आंसर्स कितने लगभग सही हुए हैं, क्या मैंने जो पॉइंट्स बताया कि आपने भी उसी पॉइंट्स को उसमें मेंशन किया है या नहीं, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको ये एक आइडिया हो जाए कि आपको एग्जाम में इतने मार्क्स अब मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मतलब इवनिंग वाले जो बच्चे होंगे उनकी वीडियोस भी आने वाली है, तो आप लोग मिलाते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।